हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में। ये है आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास, जिसका जो टॉपिक है आज वो है डेवलपमेंट यानी विकास। ये जो टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस की, या फिर आप NVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पर स्पेशली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ आप जरूर इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बहुत सारी हैं SST की, जिसमें कि आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, NVS के लिए है स्पेशली फिलहाल, और चैनल लिंक भी है, तो वहां पर आप जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं और काफी सारी अगर आपको वीडियोस मिले तो उनको चेक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ये टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट यानी विकास। देखिए, ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं। जैसे कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स में बात की है इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले तो इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है, इसके अलावा ये सारी जो एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर जाती हैं और सभी चीजों को हम एकदम इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, तभी जाके जो आपको इकोनॉमिक्स है वो समझ में आ सकती है। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने 2-3 टॉपिक अच्छे से टॉपिक पढ़े थे, जिसमें कि आपका मानव संसाधन जो है यानी रिसोर्स के रूप में अगर ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किसी देश के जो नागरिक है, किसी देश के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, अगर स्ट्रांग है, एकदम बहुत सही है, उनका एजुकेशन सही चल रहा है, उनका जो हेल्थ फैसिलिटी है वो सही चल रही है, इसका मतलब अब सब कुछ वहां पर सही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी अगर कम है किसी देश में, तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट उसमें चलता रहता है। तो चलिए कौन सा यानी इकोनॉमी क्या चीज है, इकोनॉमी। ठीक है, तो बाजार से रिलेटेड चीज और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इकोनॉमी क्या है यानी अर्थव्यवस्था क्या है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें लोगों की आर्थिक क्रियाएं शामिल है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, लोगों की आर्थिक क्रियाओं का। और आर्थिक क्रियाओं का मतलब कहाँ हो जाता है हमारा, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, जिनसे पैसा कमाया जाता है, उन सभी क्रियाओं को हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, किसमें, इकोनॉमी में। ठीक है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है, देखिए, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, विकास यानी डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। देखिए जी, ये वही बात है कि अगर देश का हर नागरिक, यानी हमारे किसी भी देश की, कोई भी देश हो सकता है, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगी, जितना ज्यादा आर्थिक क्रियाओं में यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगी, उतना ज्यादा क्या होगा, उस देश की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो जाएगी। भाई इकोनॉमी जो है वही तो सब कुछ चीज होती है ना किसी देश की। अगर हमारी कंट्री के पास पैसा ही नहीं है तो वो खर्च कैसे करेगी उस पैसे को, है ना। हमारी कंट्री में अगर ज्यादा लोग जो है कर्जे में डूबे हुए हैं, तो फिर कंट्री डेवलपमेंट कैसे होगा कंट्री में। तो वही वाली चीजें हैं। इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जैसे कि आप फैमिली की बात करें, हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन अभी सही नहीं है, यानी वहां पर जो आर्थिक विकास है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, यानी पैसे की वहां पर क्या है, कमी है। यानी इकोनॉमिकली वो फैमिली एकदम सही है, यानी वहां पर पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है, आर्थिक तंगी नहीं है। तो आर्थिक तंगी जो वर्ड आता है वो कहाँ से आता है, इकोनॉमी से ही आ रहा है, यानी पैसे की कमी है वहां पर। और इकोनॉमिकली स्ट्रांग है यानी पैसा खूब सारा है। तो एक स्मॉल लेवल पर देखें तो फैमिली के पास अगर पैसा कम है, फैमिली के पास पैसा अगर कम है, तो उनके पास जो फैसिलिटीज होगी वो भी कम होगी और लोगों का वहां पर जो डेवलपमेंट वो है वो भी कम होगा। लेकिन अगर किसी फैमिली के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करवा सकेंगे खुद को भी और अपने बच्चों को भी। उनका जो लेवल होगा, लाइफस्टाइल होगा, वो भी काफी सही रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन, अगर हेल्थ की बात करें तो वहां पर भी सब चीजें सही ही होंगी। तो ये वाली चीजें हैं, उनके पास पैसा खूब है खर्च करने के लिए, तो वो डेवलपमेंट उनका हो रहा है। लेकिन जहां पर पैसा नहीं है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, हमारा पूरा एक देश बन जाता है। देश भी एक फैमिली की तरह ही है हमारी, हम सबको साथ में ही तो रहना है। तो वही वाली सिचुएशन है, अगर पूरी की पूरी जो हमारी कंट्री है उसके पास पैसे की कमी है, तो फिर सब क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। सरकार पॉलिसीज नहीं बना पाएगी अच्छी अच्छी। लेकिन अगर कोई कंट्री अमीर है
तो आपने देखा ही है अमीर कंट्री का जो लाइफस्टाइल लोगों का वो अलग ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक चीज की, जो कि है विकास। तो विकास वैसे तो आप सभी को पता ही है, लेकिन जो विकास है उसको अब प्रेजेंट से जोड़कर नहीं, हिस्ट्री से जोड़कर भी देख सकते हैं। हर एक इंसान सोचता है कि मेरे पास अगर ये चीज होती तो कितना अच्छा होता, यानी जो चीज उसके पास है उससे बेस्ट की वो क्या करता है, इच्छा करता है। तो ये सब इच्छाएं तो होती हैं, डिजायर्स होती हैं बेस्ट चीजें अपने पास रखने की, यानी हमारे पास ये बेस्ट चीजें होनी चाहिए। और इसी के लिए इंसान क्या करता है, पैसा कमाता है और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें उनमें इन्वॉल्व होता है, यानी मार्केट में इन्वॉल्व होता है। जब भी कोई इंसान कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो अपने आप ही वो किस चीज से जुड़ जाता है, मार्केट से जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो चीजें चल रही हैं, अगर आप कार वगैरह की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये सब चीजें अचानक नहीं आई, ये पास्ट के थ्रू आई है। पहले छोटी सी चीजें बनी, उसके बाद फिर उसमें और डेवलपमेंट हुआ, यानी और विकास हुआ, फिर और ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च हुई, फिर उसका और अच्छा रूप आया। तो ऐसे करते करते जो है डेवलपमेंट इसी तरीके से चलता रहता है। जो आज है उसमें कुछ ना कुछ सुधार की क्या बोल सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत होती है चीजों में, और वो सुधार होते होते, इम्प्रूवमेंट होते होते क्या हो जाता है, डेवलपमेंट चलता रहता है। तो डेवलपमेंट चलने वाली प्रक्रिया है, यानी चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। एक्टिविटीज की अगर बात करें तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है हमारी, वो आज से नहीं है, वो पास्ट के टाइम से ही है, यानी हिस्ट्री से ही है। बस ये है लोगों का तरीका उस टाइम अलग था इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का, लेकिन आज के टाइम में इम्प्रूवमेंट हो गया है। इस वक्त हमारे पास करेंसी है, हर देश की अलग करेंसी है, लेकिन उस वक्त करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम था स्टार्टिंग में। यानी कोई चीज है, उस चीज के बदले दूसरा सामान ले लिया, जिसको वस्तु विनिमय भी बोलते हैं, यानी एक्सचेंज कर रहे हैं चीजें। हमारे पास कोई एक चीज है, दूसरे व्यक्ति के पास गेहूं है, हमारे पास चावल है, और उनको उस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है दूसरी, तो हमने वो चीजें आपस में एक दूसरे से बदल ली कि इतनी चीज तुम हमें दो, इतनी चीज हम तुम्हें देंगे, तो दोनों का काम चल जाएगा। लेकिन इसमें कई समस्याएं थी, धीरे धीरे टाइम बदला और फिर करेंसी वगैरह आ गई, मतलब मुद्रा आ गई, तो उसकी वजह से चीजें और भी ज्यादा चेंज हुई है। ठीक है ना। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हर इंसान डेवलपमेंट चाहता है। जिसके पास साइकिल है वो चाहता है उसके पास एटलीस्ट बाइक हो, जिसके पास बाइक है वो चाहता है एटलीस्ट अब जाके मेरे पास एक गाड़ी भी तो होनी चाहिए। तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बारे में सोचती रहती हैं। अब देखिए बाजार की अगर हम बात करें तो हर इंसान बाजार से कहीं ना कहीं जुड़ा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है। दूसरी बात यह है, हम लोगों की क्या होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं, और उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम अपना काम करते हैं। और चीजों में जब पॉजिटिव तरीके से परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो वो किस चीज की तरफ बढ़ जाता है, डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है। हर इंसान की अलग तरीके से नीड हो सकती है। जैसे कि एक मजदूर जो है उसकी क्या इच्छा होगी, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मतलब हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का जो लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं मोस्टली वीडियोस में बोलती हूँ कि इंसान की पहली जरूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है। सबसे पहले तो खाना चाहिए उसको जीने के लिए, उसके बाद फिर उसको कपड़ा चाहिए। पहले वो ये नहीं देखेगा कि मैं लग्जरियस चीजें पहनूं, मेरे पास ब्रांड्स होने चाहिए। पहले वो सोचेगा कि मेरे पास सिर्फ कपड़े ही हों, वही काफी है। फिर छत के बारे में सोचेगा वो कि हाँ अभी किराए पे रह रहा हूँ, फिर उसका मन होगा कि मेरा भी अपना घर होना चाहिए। तो ये अपने वाली बात बाद में आती है, पहले बेसिक चीज जो है, बेसिक नीड जो है उनको फुलफिल करने की बात आती है। तो ये चीज होने के बाद फिर वो कुछ और सोच पाएगा कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या मैं पिज्जा खा सकूं बाहर जाकर, मैं मैकडी जा सकूं। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में सोचेगा, पहले बेसिक चीज के बारे में सोचेगा। तो एक मजदूर जिसको ठीक से काम भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या बेसिक चीज होगी कि उसको एटलीस्ट काम जो है वो नियमित रूप से मिले, यानी उसको रेगुलर वर्क मिले। इसके अलावा जो पैसा है, जो मनी है, वो उसको टाइम से मिल जाए, है ना। और एक तरीके से उसकी जो काम की थोड़ी सी सिक्योरिटी बनी रहे, एटलीस्ट वो काम मिल जाए। फिर दूसरी बात अगर देखें, किसान की जो जरूरत है उसमें भी छोटे किसान और बड़े किसान हो सकते हैं। ठीक है। तो जो किसान है वो क्या करेगा, मेरा जो खेत है उसमें जो मैंने फसलें उगाई हैं वो ठीक तरीके से उपजे। इसके अलावा उनके जो पैसे हैं, यानी जब मैं उनको बेचने जाऊं तो मुझे पैसे उतना अमाउंट मिलना चाहिए जिसमें मेरा अपना खर्चा भी निकल जाए और मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी पड़ जाए। तो उसको क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जितने पैसे वो कमाता जाएगा उतने वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेगा, उनकी हेल्थ के बारे में सोच सकेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर एक बिजनेसमैन की बात करें तो उसका होगा कि मैं प्रोडक्शन जो वर्क है मेरा उसको बढ़ाता जाऊं।
ठीक है ना। तो हर एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है उसकी अलग क्या कह सकते हैं, उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात आती है कि किसी एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। यानी हो सकता है ये व्यक्ति जिस चीज को डेवलपमेंट बोल रहा है, ये व्यक्ति उस चीज को डेवलपमेंट ना बोले। ठीक है ना। जैसे कि अगर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो जो उत्पादक है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, दो तरीके के लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं। जिसमें पहले तरीके के वो इंसान है जो हमेशा चेंज चाहते हैं, यानी जो चीज है उसमें चीजें बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज करके अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं जो उत्पादन के साधन है उसमें वो बदलाव करते रहते हैं और चाहते हैं कि वो बढ़ता रहे। ठीक है, मेरे पास जो साधन है उन साधनों में बदलाव होता रहे और वो बढ़ते रहे। लेकिन इसके लिए वो जोखिम भी उठाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। लेकिन दूसरा तरीके के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास उत्पादन के जो साधन है हम तो उन्हीं में खुश हैं और हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी हमें कोई चीज बढ़ाने की जरूरत नहीं। देखिए ये होते हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये चीज अगर हम करें तो इससे कुछ डेवलपमेंट और ज्यादा हो रहा है कि नहीं। और ये टाइप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, या फिर एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, जो है ना जैसा है ठीक है पड़े रहने दो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से जो लोग हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल है वो मोस्टली इस तरीके के लोग कहाँ मिलता है आपको, डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी विकसित जो देश होते हैं वहां पर आपको इस तरीके के लोग मिलते हैं। और जो विकासशील देश होते हैं ना, वो इस जगह मिलेंगे आपको। एक्सपेरिमेंट कम से कम करने की कोशिश करेंगे। देखिए कोई भी जो कंट्री है जब वो एक्सपेरिमेंट करने लगती है, मतलब उस कंट्री में समझ लो कि अब एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं, लोग रिस्क लेने लगे हैं और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए चेंजेस लाने लगे हैं, तो समझ लिए वो कंट्री जो है अब किस तरफ बढ़ चुकी है, डेवलप्ड कंट्री बनने की राह पर चल पड़ी है। लेकिन कोई ऐसी कंट्री आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो जहां पर कोई भी इनोवेटिव चीज नहीं होती है, जो जैसा है पुरानी ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही हैं, तो वो कंट्री क्या रह जाती है, विकासशील, यानी डेवलपमेंट वहां पर ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे विकसित देश की। ठीक है, अभी हमने विकसित देश और विकासशील देशों की बात की है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यानी जो यूएन है आपका, यूनाइटेड नेशंस, उसने विश्व के देशों के प्रति व्यक्ति आय, और ये सब चीज खैर हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कोई देश अमीर है या गरीब है। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय के आधार पर। तो किसी देश की टोटल इनकम कितनी है ये बताता है कि वो देश कितना अमीर है या फिर गरीब है, या फिर विकसित है या फिर विकासशील है। तो विकसित देश में अगर हम बात करें तो विकसित देश उन्हें कहते हैं जहां पर कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि क्षेत्र में अधिकतम एवं कुशलता में उपयोग कर लिया है। और दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए कि जिन देशों ने क्या किया, अपने प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लिया है, यानी अपने नेचुरल और मानवीय संसाधनों को क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर लिया है, और अपनी राष्ट्रीय आय में वो इस चीज को बढ़ावा देकर इन्वेस्ट करके उसमें क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, विकसित देश। जैसे कि अगर बात करें तो इंडिया में भी नई नई चीजें अब आ रही है ना, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, कुछ ऐसी सर्विस सेक्टर्स आ रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो वो सब चीजें क्या है, तो ये हम अब डेवलप्ड कंट्री की तरफ की राह पर है कि हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। ऐसे बैठे बैठे सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको खुद को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, इन देशों में प्राविधिक, तकनीकी, वैज्ञानिक ढंग से आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है, इसलिए टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो ज्यादा हो रहा है। अगर टीचिंग में भी देखें तो पुराने टाइम में सिर्फ ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर पढ़ाया जाता था और चौक बेसिकली वहां पर यूज होता था। लेकिन अब ट्रेडिशनली जो चीजें हैं उनमें, खैर ट्रेडिशनली जो चीजें हैं वो हमेशा ही बनी रहेंगी, लेकिन फिर भी अब क्या है, चेंजेस आ रहे हैं। बोर्ड वाला सिस्टम भी है, इसके अलावा आप स्मार्ट क्लासेस भी होती है, मतलब स्मार्ट तरीके से आप पढ़ सकते हो, बच्चों को रियलिस्टिक चीजें दिखा सकते हो, 3D में दिखा सकते हो ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो वही चीज है, टीचिंग में भी काफी इनोवेशन चल रहा है, वहां पे भी बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं। और वही अदर सेक्टर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यू नीड मनी, आपके पास पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक इंसान है जिसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो क्या करेगा कि जो मेरे पास है ना मैं उसको सेव रख लेता हूँ।
ठीक है, वो क्या कह रहा है मैं सेव रख लेता हूँ। दूसरा कह रहा है कि भाई नहीं मुझे तो रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि मैं इस सिचुएशन में तो एटलीस्ट रहूंगा नहीं, या तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा या फिर आबाद ही हो जाऊंगा। लेकिन दूसरे तरीके का इंसान क्या कह रहा है कि नहीं मुझे तो जीने से मतलब है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो विकसित जो देश है वो क्या करते हैं तकनीकी जो है उसमें और साइंटिफिक तरीके से चीजें ज्यादा सोचने लगते हैं और उस तरीके से ही वो डेवलपमेंट की राह पर चलते हैं। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कौन से देश हैं? यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, ये सब विकसित देश हैं। और इन देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अगर हम बात करें तो इतनी रहती है, मतलब इतनी ही बनी रहती है, कम नहीं होती है। और ये काफी पुराना डेटा है, ये आज का डेटा नहीं है, करंट डेटा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो भी डेटा है वो कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज की जो कंपेयर करें उनसे काफी ज्यादा हाई है। तो इस हाईएस्ट डेटा को लेकर जैसे कि अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ये नंबर 1 पर ही रहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो अगर हम बात करें विकसित देशों की, ये कौन से देश होते हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, यानी जहां पर विकास जो है वो अभी चल रहा है, अभी पूरे तरीके से विकास नहीं हुआ है। हम काफी टेक्नोलॉजी के मामले में और बाकी चीजों के बारे में भी काफी पीछे हैं। तो वो राष्ट्र जो भी संपन्न नहीं है लेकिन विकास का एक लेवल है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही डेवलप्ड कंट्री बन जाओगे, उसके लिए आपको बहुत साल लगते हैं, एफर्ट करना पड़ता है। आप कुछ एफर्ट करते हो, वहां पर आप फेल भी होते हो, लेकिन आप वापस से उस चीज को शुरू करते हो, फिर फेल होते हो, फिर शुरू करते हो। अगर आपने फेलियर को अपना ये मान लिया कि अब नहीं हो सकता तो आप वहीं पर रुक जाओगे, आपका वहीं पर स्टॉप लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही, वहां पर कमी होती है उसको फिर से इंप्रूव करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। तो इंप्रूवमेंट का जो प्रोसेस आएगा, फेलियर के बाद इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट के बाद ही तो सक्सेस आएगा ना। ये तो हर चीज की कहानी है, ये तो हर फील्ड की कहानी है। तो वही चीज है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप हो रहा है, उस कंट्री में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, औद्योगिक विकास होगा ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आर्थिक विकास की और निरंतर अग्रसर है, मतलब जब इंडस्ट्रीज आएंगी लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास रोजगार होगा, तो क्या होगा, देश अपने आप ही इनकम फिर देश की बढ़ने लगेगी। ज्यादातर विकासशील देशों में जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। अब देखिए एक फैमिली है, उस फैमिली में 10 लोग हैं और जो उनकी इनकम है वो काफी कम है, तो उस कम इनकम के साथ इन 10 लोगों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनके अपब्रिंगिंग में भी चीजें लगती हैं, तो रिसोर्स पे उनको कम ही मिल पाएंगे, तो विकास अपने आप ही कम होगा। एक फैमिली है जहां पर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, मतलब उसके आधा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। अब ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेंगे तो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। जहां वो किसी इंसान पर 10,000 खर्च कर रहे थे, अब वो 15 या 20,000 खर्च कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, अपने बच्चों को अच्छे कोर्स करा सकते हैं, अच्छी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो वही चीज है, अगर जनसंख्या कम होगी, मतलब इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी है कि आप हर व्यक्ति को ठीक से देख सको, हर व्यक्ति के लिए सरकार सुविधा उपलब्ध करा सके। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ जो है वो मेन चीज होती है, वो सभी को प्रोवाइड हो जाए एक ऐसे प्राइस पर जो सभी की एक्सेस में हो, तो फिर वो कंट्री तो डेवलप हो ही जाएगी। ठीक है ना, आपने देखा होगा जापान की जो एजुकेशन है काफी अच्छी है। उत्पादन कम होने के कारण इन्हें जीवन निर्वाह करने में भी कठिनाई होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इनकम ही नहीं होगी तो आप खर्च कहाँ करोगे। इन देशों में कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक एवं तकनीकी विकास कम हुआ होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो भी छोटे लेवल पे है, कम लेवल पे है, अभी उनका जो लेवल है उन्होंने वो लेवल अचीव नहीं किया है। लेकिन अगर प्रयासरत रहे या फिर इस तरीके से ही काम करते रहे तो एक ना एक दिन विकासशील देश से विकसित देश तो बन ही जाएंगे। इन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो अपेक्षाकृत कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। चीन, भारत, मिस्र, ब्राजील, इसके अलावा अर्जेंटीना, पाकिस्तान, म्यांमार, इराक, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तंजानिया, जायरे, ये सब ऐसे विकासशील देश हैं। ठीक है ना, इंडिया की बात करें तो इंडिया काफी अच्छे ठीक दौर से गुजर रहा है इस वक्त। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की, तो वो तो बनी रहती ही है सिचुएशन हर जगह ही, लेकिन एफर्ट करना एक अलग बात है। ठीक है, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हमारे फॉरेन कंट्री से जो रिलेशन है वो अच्छे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बस ये कि लोगों को क्या करना है, अवेयर रहना है, गलत चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो ही विकास कर पाएंगे। कहते हैं ना कि एक नैरो माइंडेड जो इंसान होता है ना, तो वो खुद जीता है ना किसी को जीने देता है, वही चीज है। आप ओपन माइंडेड बनिए और खुद भी प्रोग्रेस कीजिए और औरों की प्रोग्रेस में भी हेल्प कीजिए।
इनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफी कम होती है कंपैरेटिवली, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ एक और चीज होती है जो हमें ध्यान देनी होती है। देखिए हमने इच्छाओं की बात की थी, तो इच्छा इंसान की दो तरीके की होती है जो उसको, और हाँ आपको रीइंफोर्समेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपने साइकोलॉजी में शब्द जरूर पढ़ा होगा टीचर्स जो हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट होते हैं आपके दो तरीके से। एक तो आपका होता है इनर, यानी अंदर से आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो गया, या फिर आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं अंदर से। एक होता है बाहर चीजों को देखकर, ठीक है। तो इच्छा भी इस तरीके की होती है। एक तो होती है भौतिक इच्छा आपकी, यानी भौतिक वस्तुओं को लेकर जो इच्छा होती है कि मेरे पास ये चीज भी होनी चाहिए, मेरे पास वो चीज भी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी और सब सामान एकदम ब्रांडेड बढ़िया क्वालिटी का। तो दो तरीके की आपकी इच्छाएं होती हैं। जैसे कि हो गया भौतिक, इसको हम बोलेंगे आप, इसमें आपकी जो आप पैसा देकर खरीद सकते हो ना चीजें, वो होती है। पैसा दिया और आपने चीज परचेज कर ली या फिर चीज खरीद ली, तो ये होगी आपकी भौतिक वस्तुएं। अभौतिक वस्तु होती है आपकी जो कि आप पैसे के थ्रू नहीं पाते, लेकिन इससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर इसकी कमी होगी, अगर अभौतिक वस्तुओं की आपकी कमी होगी, तो फिर आप शायद ठीक से जी भी ना सकें, सांस भी ठीक से ना ले सकें। अभौतिक वस्तुएं क्या होती हैं आपकी, जैसे आपका हो गया फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम हो गई, इक्वालिटी हो गई, ठीक है। फ्रीडम, इक्वालिटी, इसके अलावा सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। तो हर एक ह्यूमन चाहता है, यानी हर एक इंसान चाहता है कि उसके साथ उसको स्वतंत्रता मिले और उसके साथ समानता का व्यवहार हो, ठीक है। और इसके अलावा उसके जीवन की सुरक्षा हो, उसके अधिकारों की सुरक्षा हो। तो ये सब चीजें जो होती है आपकी अभौतिक वस्तुएं। अभी हमारे इन चीजों की भी तो इच्छा होती है। एक व्यक्ति कार में घूम के थोड़ा ना अपना गुजारा कर सकता है। जब कार चलाने की आजादी होगी, ठीक तरीके से कहीं भी जाने की आजादी होगी, अपना मुंह खोलने की आजादी होगी, बोलने की आजादी होगी, तभी तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि, इसलिए तो हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इन सब चीजों को ज्यादा क्या दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, फ्रीडम, इक्वालिटी। तो खुद भी फ्री रहिए और दूसरों को भी फ्री रहने दीजिए पॉजिटिवली। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कि आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता दो तरीके की होती है, जिसमें कि आप, एक तो स्वतंत्रता वो होती है जैसे कि आपको खुद मिली हुई फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि आपकी इतनी ज्यादा फ्रीडम बढ़ जाए दूसरों को नुकसान दे। जैसे कि आप फ्रीडम के चक्कर में बोल रहे हो कि मुझे किसी को भी परेशान करने का फ्रीडम है। आप जिस इंसान के पास आप जा रहे हो परेशान कर रहे हो, उसकी फ्रीडम तो आप ब्रेक कर रहे हो ना, उसको तो लिमिट कर रहे हो। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप को कुछ भी करने की आजादी है, आपको पॉजिटिव चीजें करने की आजादी है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी अभौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तु में आपका कोई भी चीज जिसको आप पैसा दो और खरीद लो, ये भी तो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। इंसान क्या कर रहा है, जब तक क्या होता है, कई बार कुछ खाने का मन कर रहा है, तो वो खाना आप लाओगे कहाँ से बाहर से, जब आपके पास पैसा होगा। तो आपने वो सेटिस्फेक्शन था, आपको संतुष्टि मिल गई कि हाँ आज मेरा ये चीज खरीदने का मन था, मैंने खरीद ली। लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो, है ना, इसके लिए, इन सब चीजों के लिए, इन अभौतिक वस्तुओं के लिए तो कितनी सारी फाइट हुई है, कितनी सारी लड़ाइयां हुई है ना विश्व में, दुनिया में, कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, कितना बुरी हालत हुई है ना। तो ये जो चीजें हमें मिली हैं, क्यों ना इन चीजों को ठीक तरीके से यूज किया जाए ना, सही मायने इनके होने चाहिए। तो यही वाली चीज है, इन दोनों तरीके की इच्छाएं जो है उनको क्या है, फुलफिल करना चाहता है इंसान। दूसरा एक पॉइंट और ये मेंशन है यहाँ पर, वो है मित्रता यानी फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप का क्या मतलब है, इसको भी हम माप नहीं सकते। ये भी एक तरीके की सेटिस्फेक्शन ही है कि आप ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रेंडशिप ये भी एक भौतिक वस्तुओं में ही आता है। तो जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लिए क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज की तरफ ही हम भागते हैं। बाहरी तरीके से रिइंफोर्समेंट मिलता है, यानी बाहर मुझे एक मकान खरीदना है या मुझे एक घर खरीदना है, अच्छा, तो उसके लिए मुझे काम करना है, मुझे सक्सेस चाहिए उसके लिए काम करना है, मुझे नेम चाहिए, मेरा फेम होना चाहिए, इसके लिए काम करना है। तो बहुत सारी, मुझे पैसा कमाना है बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें क्या होती है, आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। एक होता है कि मेरी जो इमेज है वो सबके सामने अच्छी रहनी चाहिए, मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, ये चीज सबको पता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है मुझे पता होनी चाहिए। तो ये भौतिक और अभौतिक चीजें हैं जो कि हर इंसान एक्सपेक्ट करता है दूसरों से, ठीक है। और वो चाहता है कि उनके साथ भी समानता का ही व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक चीज और है, बेरोजगारी, ठीक है। हम यहाँ पर जब आय की बात कर ही रहे हैं या फिर इनकम की बात कर ही रहे हैं, तो इनकम के रूप में हमने दो चीजें देखी हैं। एक तो होती है, जो आपका इनकम है, ठीक है, जो आपका इनकम है, वो आपको कितना मिल रहा है, ठीक है, वो आपको कितना मिल रहा है,
भौतिक प्रकार की चीजें और एक होती है अभौतिक प्रकार की चीजें। तो दोनों ही चीज क्या है, हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देती है, संतुष्टि प्रदान करती है। यहीं पर बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम कह सकते हो, बहुत ही एक बड़ी समस्या कह सकते हो कि क्योंकि जब एक इंसान बेरोजगार होगा तो वो क्या रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, इसके अलावा वो कोई चीज खरीद नहीं सकता, तो वो उसका जो सोशल नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। और जब सोशली सब लोग कनेक्ट ही नहीं रहेंगे तो क्या क्या होगा, एक उनका जो माइंड है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव माइंड तो हमेशा कभी भी सही होता ही नहीं है, वो हर चीज में फिर नेगेटिविटी ही ढूंढेगा। खुद नेगेटिव है तो बाहर भी पूरे अपने आसपास के एरिया में भी नेगेटिविटी ही फैलाएगा, अच्छे विचार नहीं हो पाएंगे उसके। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। लोग पढ़ लिख भी लेते हैं लेकिन उतनी ज्यादा जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। और अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है यहाँ पर, कि कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने में भी लोग तैयार नहीं होते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ जॉब करनी है, जॉब के पीछे ही भागते हैं। और इसमें बेसिकली आपने देखा होगा लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, क्यों, ताकि जो उनकी काम की सिक्योरिटी है वो उनको प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने काम का चुनाव भी अपने हिसाब से कर लेता है, जरूरत के हिसाब से कर लेता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जैसे कि आपकी 10th क्लास की बेस पे जॉब निकली है, ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्म फिल करने वाला एक MBA भी हो सकता है जिसको जॉब अभी तक नहीं मिली है, वो सोच रहा है एटलीस्ट कुछ तो करूं मैं, इसके अलावा कोई। हाँ, आप अगर डेटा निकाल के देखोगे छोटी पोस्ट पर, तो वहाँ छोटी पोस्ट पर बड़े बड़े डिग्री प्राप्त लोग भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो काम की जरूरत के हिसाब से क्या होता है, चीजें होती हैं। जैसे कि हो सकता है आपकी फैमिली में जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको इस वक्त जॉब करनी हो, तो आप छोटे लेवल की जॉब भी कर लेते हो। इसके अलावा डिपेंड करता है कि जो काम है उसका स्वरूप कैसा हो सकता है। किसी इंसान को ऐसी जॉब पसंद हो जहाँ पे मुझे सिर्फ बैठना है, मुझे ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं, एक बार ये जॉब मिल जाए तो मैं यहीं पर ही सेट हो जाऊं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो छोटी पोस्ट पर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा कार्यस्थल का जो वातावरण है उन वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि फील्ड वर्क होता है, हम उसमें जाना नहीं चाहते, हम तो एक ऑफिस वाली जॉब चाहते हैं, ऑफिस में बैठने को जॉब मिल जाए तो बस बहुत है। अच्छा, इन चीजों को ना हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं, ठीक है। भौतिक चीजें जो होती है ना, यहाँ पर मैंने बात की है भौतिक आवश्यकता जो होती है इंसान की, इसको हम प्रत्यक्ष आवश्यकता बोल सकते हैं, और अभौतिक जो होती है इसको हम अप्रत्यक्ष आवश्यकता भी बोल सकते हैं। यानी सबसे पहले लोगों को किस चीज की जरूरत होती है, भौतिक, यानी पैसे की जरूरत होती है, पैसे वाली बात होती है। क्योंकि कई बार क्या बोलते हैं लोग कि जब आपको भूख लगती है तो आप फिर अपनी ईमानदारी भूल जाते हैं, या फिर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। आपको सबसे पहले अपने फैमिली को देखना है। उसके लिए अगर आपको वो चीजें भी करनी पड़ रही हैं जिनका आपका मन नहीं है, कि अगर जो आपके ऊपर सुपरवाइजर है आपका, या फिर कह सकते हैं जो जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, आप अपने आप में बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर जॉब में आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लेकिन आपको उस जॉब की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, उस चीज को सुन लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यही है आपका, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है, आपको अपनी जो नीड है उनको फुलफिल करना है, तो आप उस चीज को भी सुन लेते हो। इसलिए इसको क्या है, प्रत्यक्ष डिमांड भी कहते हैं, या फिर प्रत्यक्ष आपकी इच्छा भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन सा है, तो इसमें आप बोल सकते हो हमारी प्रत्यक्ष इच्छाएं वो होती है जो कि पैसे वाली होती है, मतलब भौतिक वाली, और अप्रत्यक्ष इच्छाएं वो होती है जो कि अभौतिक होती हैं, या फिर जैसे कि फ्रीडम वगैरह, या फिर पैसे से अलग चीजें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, हमने देख लिया है आपकी जॉब की कंडीशंस भी अलग अलग होती है। इसके अलावा आप इस चीज को भी डिसाइड करते हो कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके की जॉब में है, ठीक है, या फिर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वहां पर कितना पैसा मिल रहा है, ये भी डिपेंड करता है आपका काम के सिलेक्शन में। तो विकास के लिए जो है बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको हमें हटाना नहीं है, महिलाएं, यानी जो लेडीज हैं उनकी भी जो काम की कंडीशन है वो चीजें अलग है। देखिए, आपकी अपनी फैमिली में देख लेना, जो वर्किंग वुमेन होगी ना, यानी जो जॉब कर रही होगी या फिर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, या फिर उसकी अपनी शॉप भी होगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो फैमिली में अलग ही होगी। उसकी जो राय है वो पूछी जाती होगी, उसको पूछा जाता होगा, सभी लोग उसकी रेस्पेक्ट भी करते होंगे कि देखो ये अपना घर भी संभाल रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी लगी है, यानी इकोनॉमिकली भी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ क्या करना है, इसको सिर्फ अपने बारे में बोल रहा है कि भाई मुझे तो पैसा चाहिए, आज मुझे ये चीज चाहिए, आज मुझे वो चीज चाहिए। ये अपना खुद कमा रही है, इसलिए इसको पैसे की वैल्यू ज्यादा पता है। तो ये वाली चीज भी बोल जाते हैं लोग, ठीक है।
क्योंकि फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और इसी वजह से लोग फिर काम में हाथ बटाना भी शुरू कर देते हैं। यानी अगर आपको घर पे कोई काम है तो उसमें आपकी हेल्प भी कर देते हैं आपके आसपास वाले लोग, यानी फैमिली मेंबर्स आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन एक वो लेडी है जिसको घर में ही रहना है, उसकी हेल्प करने को कोई भी तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर एक बायसनेस वाली कंडीशन देखने को मिलती है कि भाई तुम घर पे ही तो हो, तुम्हारी क्या जरूरत है, या फिर तुम्हें क्या जरूरत है बाद में कर लेना। लेकिन जो एक वर्किंग वुमेन है उसका क्या है कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगी है, ये पैसा कमाती है, तो इसकी हेल्प करने की जरूरत है। तो यही वाली चीज है। इसके अलावा जो लेडीज हैं वो कैसा वातावरण चाहती हैं वर्क प्लेस पर, कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, और उनका जो काम है वो भी नियमित तरीके से हो। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक जो है उसकी विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार उसने क्या कहा है, यानी डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड लेवल पर। उसने कहा है 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष है या फिर उससे ज्यादा है, वो कैसे देश हैं, वो विकसित राष्ट्र कहे जाएंगे, यानी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और जिनकी आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष है या फिर उससे भी कम है, वो विकासशील या फिर निम्न आय वाले देश कहे जाएंगे। तो इस रिपोर्ट में सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि कौन सा देश डेवलप्ड कंट्री के अंदर आएगा और कौन सा देश अंडर डेवलप्ड आएगा या फिर विकसित कंट्री के अंदर आएगा। तो जो विकास है उसकी धारणाएं, उसके जो कंसेप्ट हैं लोगों के माइंड में एकदम अलग अलग हैं। यहाँ पर हम बात कर लेंगे अब किसकी, योजना आयोग की। आपको पता है योजना आयोग जो है वो कब फॉर्म हुआ था, यानी कब बना था, ये बना था 15 मार्च 1950 में। ठीक है, 15 मार्च 1950 में। और अगर हम बात करें इसकी योजना आयोग की, तो योजना आयोग का जो है अब इसको बदल दिया गया है 2014 में। किस चीज से, नीति आयोग से। यानी इस आयोग को हटाकर कौन सा आयोग लाया गया है, नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन रहते हैं इस नीति आयोग के, प्रधानमंत्री। तो यही चीज है। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्म हुआ था 1950 में और हटाया कब गया था, 2014 में। ठीक है, 13 अगस्त भी लिख लीजिए आप, कि याद रखना है आपको, 13 अगस्त 2014 में इसको हटाया गया था। अब ये योजना आयोग किस लिए आया था, ये आया था आपका नेशनल लेवल पे, यानी राष्ट्रीय लेवल पे एक तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाना, योजना बनाना। ठीक है, जिसमें कि 5-5 साल की योजनाएं बनाई जाती थी कि भाई देश की जो प्रगति है उसमें किस तरीके से किन फील्ड्स के ऊपर काम करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे ही चीजें थी। तो नीति आयोग बनाया गया योजना आयोग को हटाकर 2014 में, जिसके चेयरपर्सन कौन है, प्रधानमंत्री हमारे। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी नीति आयोग का मतलब है उसको जो आयोग है अब वो क्या करेगा, देश में एक तरीके से पूरी तरीके से परिवर्तन वाला युग लेकर आएगा, यानी चीजों को हम बदलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। तो ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो सरकार की तरफ से राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए अलग अलग नीतियां बनाना और उसके ऊपर काम करना, ये सब चीजें शामिल है। अगर हम बात करें अब प्रति व्यक्ति आय की, तो प्रति व्यक्ति आय का क्या मतलब होता है, इससे पहले मैं कुछ और डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, स्टेट है, और स्टेट के हिसाब से जितने भी स्टेट हैं उन अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की हेल्थ फैसिलिटी है। ठीक है, एजुकेशन की फैसिलिटी है। हाँ, एक पूरे लेवल पर एक जो सेंट्रल लेवल है वहां की जो चीज नीति लागू की गई है सबके ऊपर, वो अलग है। लेकिन स्टेट वाइज अगर हम देखें तो डेटा आपको अलग नजर आता है। इसलिए हर साल बोला जाता है कि वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा जहाँ पर पॉल्यूशन है, या वो कौन सा स्टेट है जो हेल्थ के मामले में सबसे आगे है, वो कौन सा स्टेट है जो एजुकेशन के मामले में सबसे आगे है। इसके अलावा इंडेक्सेस लाए जाते हैं जिन्हें बताया जाता है कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की जो कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सही तरीके से चल रहा है, या फिर साफ सफाई की बात करें, स्वच्छता की बात करें तो कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है। तो ऐसे ही कंपैरिजन होता रहता है स्टेट्स को लेकर। अगर आप बात करें किसी क्लासरूम की, तो स्टूडेंट्स जो हैं आपके, उन स्टूडेंट्स में भी आपको होंगे तो एक ही क्लास में सब, लेकिन उनमें भी काफी
आपको चेंज देखने को मिलेंगे। अगर हमें बात करने की इनमें सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे अच्छा देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे अच्छा कौन सी चीज में सबसे अच्छे की बात कर रहे हैं हम करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा होने की बात करें किसी बच्चे की, या फिर को करिकुलर एक्टिविटी में। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो खेल कूद में अच्छा है वो बच्चा आपका अकेडमिक्स में भी अच्छा हो, यानी वो अंक लाने में, नंबर लाने में भी अच्छा हो, या फिर कोई बच्चा एक अच्छे नंबर लेने लाता है वो खेल कूद में या फिर कल्चरल एक्टिविटीज में या फिर किसी एक्टिविटी में अच्छा हो। तो ये डिपेंड करता है हम किस चीज के पैमाने पर उस चीज को नापना चाहते हैं। तो क्योंकि उनमें सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलती, ऐसे ही किसी भी देश में अगर हमें राज्यों के कंपैरिजन करना है, उनकी तुलना करनी है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एक पैमाने उनके दिए जाते हैं। जैसे कि हम क्या देखते हैं, क्या क्या चीजें देख सकते हैं, हम देख सकते हैं उनकी इनकम कितनी हो रही है, ठीक है, प्रत्येक स्टेट की। ऐसे ही हम जिस तरीके से हम राज्यों को देखते हैं, ऐसे ही हम पूरी कंट्री को देखते हैं। पूरी कंट्री में टोटल इनकम कितनी है किस कंट्री की, वो डिपेंड करता है उस कंट्री के विकसित या फिर विकासशील होने वाली बात पर। किसी स्टेट की इनकम कितनी है, इसके अलावा वहां पर एजुकेशन और हेल्थ की जो कंडीशन है वो कैसी है, तो ये सब चीजें हम ध्यान देते हैं। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी है, तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली है। तो जब हम व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो उनमें कुछ गुण देख लेते हैं कि ये गुण इसमें कम है, ज्यादा है। एक व्यक्ति जो है वो किसी का दुश्मन है तो किसी का दोस्त है। ऐसी ही जो स्टेट है, कभी उसकी किसी की इनकम कम है तो किसी की ज्यादा है। तो हम सबसे पहले चीज जो देखते हैं वो देखते हैं आय, यानी इनकम जो है वो किसकी कितनी है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझी जाती है। लेकिन इनकम को ही किसी स्टेट का या फिर किसी कंट्री का एक महत्वपूर्ण चीज समझ लिया जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अलग है, या फिर हर स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो अलग है। किसी एक स्टेट में कोई स्टेट बहुत बड़ा है तो वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, कोई स्टेट छोटा है तो वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ की लोग ज्यादा होंगे तो वहां के डेटा अलग आएंगे। तो सिर्फ आय जो है उसी को ही हम सिर्फ उसी को ही देखकर हम चीजें नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें वहां के लोगों की जो औसत आय है उसको देखना पड़ेगा, यानी व्यक्तियों की जो आय है वो चेक करनी पड़ेगी। तो पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जितना भी पैसा आ रहा है वो सभी लोगों के पास इक्वली आ रहा है, या फिर इवन नहीं है, या फिर कितने लोग गरीब हैं या कितने लोग अमीर हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो पहले अब जो टर्म्स है उनको देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो आपको जो पैसे मिलते हैं, आपको जो राशि मिलती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। तो 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय एनुअली कितनी थी, 28,000 रुपए। क्या आप मुझे 2022 के डेटा बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या कर देते हैं, जीडीपी जो हमारी है उसको ध्यान में आपको रखना है। क्योंकि आप देखते होंगे ना कि शुरू के 3 मंथ के बारे में आपकी जीडीपी आती है कि हमारी जो डेवलपमेंट है, ग्रॉस डेवलपमेंट है वो कितनी आई है। ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया होने से होने वाली आय को शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसी को हम क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। सिंपल सी बात है ना। सपोज एक फार्मर है, उस फार्मर ने एक फसल उगाई है, इस पूरी फसल को उसने बाहर भेज दिया है, तो अब क्या होगा, उसने फसल क्या कर दी, निर्यात कर दी है। तो इसमें ही आपको ऐसे बोला जा रहा है कि किस देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय को, यानी जो उसने बाहर बेचा है उसमें से उसको जो चीज मिली है उस आय को घटाने के बाद जो बचता है, उसके पास अब जो टोटल बचा है, मतलब जो उसका मेन चीज लगी थी और जो निर्यात करके आया है उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, कहते हैं उसको। तो किसी देश में उत्पादित कुल आय में से, यानी जो टोटल लगाया है उसने, उसमें से जो निर्यात करके आया उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। शिशु मृत्यु दर, आपको पता है शिशु मृत्यु दर, ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी देश में सिर्फ एक पैसा करने से बात नहीं बनती, जो अभौतिक चीजें हैं उनमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा कोई देश तभी अच्छे से डेवलपमेंट उसमें हो पाएगी जब एजुकेशन के साथ साथ वहां पर हेल्थ की भी फैसिलिटी ठीक तरीके से प्रोवाइड होगी। अच्छा, मैंने वर्ल्ड बैंक की बात करी थी, तो क्या वर्ल्ड बैंक का आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक एग्जिस्टेंस में कब आया था, ये आया था 1944 में। ठीक है।
अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुझे जरा ये जरूर बताना है आपको, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। 2 क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है ना। शिशु मृत्यु दर यानी जहाँ पे एजुकेशन के मामले में या हेल्थ के मामले में जो देश पिछड़ा हुआ है वहां पर हमेशा ही दिक्कत होती रहेगी। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है प्रत्येक 1000 जन्म में से 1 साल की उम्र अभी तक जिन बच्चों ने पूरी नहीं की और वो पहले ही मर जाए। मतलब सपोज 1000 बच्चों में से जो बच्चे अभी 1 साल के मतलब 1 साल की उम्र तक आने से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर, उनकी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये जो डेटा है जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण में उतना ही बेहतर माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री में बच्चे कम से कम मरेंगे, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो हेल्थ फैसिलिटी है हमारी कंट्री जो प्रोवाइड कर रही है वो काफी अच्छी है और हम अपने बच्चों को बचा पा रहे हैं। तो शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है अगर आपको देखना है कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है, तो यानी कितनी विकसित है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पता चलता है, उनकी क्वालिटी गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें भारत में शिशु मृत्यु दर 15 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक यानी फैसिलिटीज के मामले में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, ठीक है। ये लॉन्च होता रहता है, लॉन्च क्या, ये मतलब ह्यूमन इंडेक्स क्या बताता है कि जो मानव है उसका जो विकास है उसके लेवल पे कौन सी कंट्री कौन से नंबर पर है। तो इसको देखने के लिए क्या है, मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया गया है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीने की क्षमता, यानी कितने लंबे समय तक कोई इंसान जी पाता है, यानी जिसने अभी जन्म लिया है उसकी जो एवरेज कह सकते हैं एज होगी, एवरेज एज है वो कितनी होगी लगभग। तो ये डिपेंड करता है उस कंट्री की हेल्थ कंडीशन पर, वहाँ के वातावरण पे, कि कोई इंसान कितना जी सकता है। जैसे कि आप अगर कंपैरिजन करें तो आज के टाइम के जो लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है, मुझे नहीं लगता वो आगे आने वाले अपने 70 साल या 75 साल जब कंप्लीट करेगी तो वो आज के टाइम के जो 70-75 साल के बुजुर्ग हैं उनको उनसे बेहतर होगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हो हेल्थ में कितनी ज्यादा दिक्कतें आपको बच्चों में ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं जिनकी एज अभी 20, 25, 26, 27 ही है, उनके साथ भी कितने सारी हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आज के टाइम में हमारे दादा दादी वगैरह हैं वो अभी भी काफी हेल्दी कंडीशन में है, तो देख के थोड़ा सा सरप्राइज वाली चीज हो जाती है, सरप्राइजिंग हो जाता है कि भाई ये लोग अभी भी कितना सही है, मतलब घूम फिर लेते हैं अच्छा खासा। लेकिन जब हम लोग उस एज में पहुंचेंगे तो शायद उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे जितना आज वाले लोग कर लेते हैं। तो ये चीज है जीवन प्रत्याशा। लेकिन अगर हम बात करें जीने की मतलब उम्र की बात करें तो ये बड़ी है। जीवन प्रत्याशा क्या है, बड़ी है। इसका मतलब है कि हम लोगों को बचा पा रहे हैं। पहले जो है कंडीशंस इतनी सही नहीं थी, जब देश आजाद हुआ था उस वक्त जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी। तो ज्यादातर जो लेडीज होती थी, ठीक है, वो बच्चों को बर्थ देने के टाइम पर ज्यादा डेथ हो जाया करती थी। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी बचाने में दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में ये चीज बढ़ रही है। तो जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें तो ये बदलता रहता है, हर एक देश में अलग अलग भी हो सकता है। तो शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है जब हम देखते हैं कि कितना HDI है, इन सब चीजों को कंसिडर किया जाता है। किसी देश का जो जीवन स्तर है उसको नापा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि यूके के जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, वहां के लोग इतना जीते हैं या फिर इतना खर्च कर सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं ह्यूमन इंडेक्स। खुशहाली जितनी किसी कंट्री में होगी वहां पर हर चीज अच्छी ही होगी। इसमें देश का सकल घरेलू यानी GDP तथा उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा के जो लेवल है वो देखा जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक साल 1990 में जारी किया गया था। और ये जारी करने के पीछे रीजन ये रहता है कि आपकी जो, जैसे हम लोग आईना देखते हैं ना, हम लोग शीशा जो देखते हैं, मिरर में खुद को देखते हैं, अगर हम हमारे अच्छे कर्म हैं तो हम खुद को नजर मिलाकर देख पाएंगे, अगर हमारे बुरे कर्म हैं तो हम नजरें ठीक से नहीं मिला पाएंगे। मतलब हमें पता होता है कि हम कैसे हैं। तो हर कंट्री को उसका आईना दिखाने के लिए, उसको शीशा दिखाने के लिए क्या होता है, ये मानव विकास सूचकांक, कि देख लो भाई आपके देश में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कितनी प्रोग्रेस है। तो जितने भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन सब के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा नंबर 1 पे है और कौन सा सबसे लास्ट में है। इसके अलावा फिर पता चल जाता है क्योंकि आपको जब पता चल गया कि आप कौन से नंबर पर, तो आप फिर उसके लिए फिर
काम करते हो आगे। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एचडीआई जो है, यानी ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया भी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है कौन, विकास कार्यक्रम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यूएनडीपी। जीवन प्रत्याशा के मामले में मानव विकास रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2019 में जन्मे भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 ईयर्स आकी गई, जबकि बांग्लादेश में यह है 72.7 ईयर्स, यानी जीने की जो प्रत्याशा है, यानी एक एवरेज कितना जिएगा इंसान जिसने जन्म लिया है, वो है 69.7 2020 के हिसाब से। और ये वाली जो सिचुएशन है ये बांग्लादेश में कितनी है, 72, यानी यहाँ जो जीवन प्रत्याशा है ये ज्यादा है। तो ये मैटर करता है, जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही बढ़िया कंट्री है एचडीआई के मामले में। जीवन प्रत्याशा के मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान पीछे है। जीवन प्रत्याशा 67.3 ईयर्स वहां पर आकी गई है, यानी एक व्यक्ति कितना जिएगा, लगभग इतने साल जिएगा। इंडिया में लगभग 70 साल के आसपास जी पाएगा, और यहाँ पर लगभग 73 साल के आसपास वो जी पाएगा बांग्लादेश में। ठीक है, तो आपको पता ही है हेल्थ कंडीशन सही होनी चाहिए भाई। तो पुरुष और महिला का अनुपात अगर हम बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यदि यह आंकड़ा कम होता है तो इससे पता चलता है कि उस देश या उस राज्य में महिलाओं का जो माहौल है वो काफी खराब है। जैसे कुछ स्टेट्स है वहां पर गर्ल एजुकेशन को अब बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर लड़कियों को जीने की भी आजादी नहीं है। ठीक है, मतलब उनको मार दिया जाता है। तो वही वाली सिचुएशन है, इस चीज में भी अब काम हो रहा है कि सेव गर्ल चाइल्ड, ये वाली बात है। दूसरी बात, सेव गर्ल चाइल्ड के बाद उनको पढ़ाना लिखाना भी है, आगे बढ़ाना है। तो जिस देश में महिलाओं की हालत अच्छी रहेगी वो देश ज्यादा कैसे समृद्ध है या फिर डेवलप्ड है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 940 महिलाएं हैं। तो जन्म के समय में संभावित आयु, एक औसत वयस्क अधिकतम जितना उम्र तक जीता है उसको संभावित आयु कहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु कितनी थी, 67 ईयर्स, लेकिन और महिलाओं की आयु कितनी थी, 72। ठीक है, जीवन स्तर का पता चलता है आपको कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बेसिक जो नीड है वो बेहतर होंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। इसके अलावा जब सारी सिचुएशन अच्छी होगी तो संभावित आयु जो है वो भी अच्छी ही होगी। शब्दों में वहां एक औसत व्यस्क की लंबी जिंदगी जिएगा, जहां पर हेल्थ एजुकेशन ये सब बढ़िया होगी, वहां पर आदमी ज्यादा जी पाएगा। तो साक्षरता दर की बात करें तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को ही साक्षरता दर कहा जाता है। मतलब एक 7 वर्ष जिसने कंप्लीट कर ली है वो बच्चा या वो व्यक्ति जिसे 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उससे ज्यादा की जो उम्र के लोग हैं उनको साक्षरता के अनुपात में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने में साक्षर का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ना या फिर कोई पर्टिकुलर चीज लिखना आती है, मतलब अपनी लैंग्वेज में जो पढ़ सकता है और लिख सकता है। इसके लिए उसको डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि साक्षर उसको कहा जाए जिसके पास डिग्री हो। साक्षर वो होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ पढ़ सकते हैं, अपने साइन कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो उनको भी लिटरेट कहा जाएगा। ठीक है, साक्षर कहा जाएगा। साक्षर बनने के लिए आपको बहुत सारी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, तो फिर वो एजुकेटेड कहलाएगा आगे। ठीक है, निवल उपस्थिति अनुपात की अगर हम बात करें तो 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले जो कुछ बच्चे हैं, उस आयु वर्ग के कुल बच्चों को क्या बोला जाएगा, प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनरोलमेंट की, कि जो बच्चे हैं वो कितने उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हमने कितने वर्ष की आयु के बच्चों को लिया है, 6 से 10 वर्ष तक। और ये कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं स्कूल। तो उस स्कूल में जो आयु वर्ग है, उस पर्टिकुलर आयु वर्ग के बच्चों को हम, ठीक है, उनकी परसेंटेज जब देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2021-2022 की, तो यहाँ पर भारत जो है वो 191 देशों का टोटल मतलब कंपटीशन था, और इन क्षेत्रों में 132वें नंबर पर क्या आया था, इंडिया। तो नए जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें इस चीज के बारे में बताया गया है। भारत की एचडीआई वैल्यू जो है 0.633 है, जो देश के को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखता है, मतलब ज्यादा हाई नहीं है, मीडियम है। और 2020 की रिपोर्ट में 0.645 के मूल्य से कम है। तो मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में, तो यहाँ पर हमने कंडीशन देख ली है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के जो नंबर हैं वो भी अलग अलग रहे हैं। तो एचडीआई के हिसाब से हम चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है ना। तो हमें जब भी देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, हमारी इंडिया कौन से नंबर पर है, इसके अलावा लास्ट जो है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कौन से नंबर पर है, ये आपको ये 3 चीज जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक चीज और देख लेते हैं भाई, संसाधनों के बारे में, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं अगर हम उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय संसाधन आपके, ठीक है, जिनको आप नया बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय, ठीक है। तो जो नवीकरणीय है यानी रिन्यूएबल, रीन्यू यानी जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, वो संसाधन आपके, जैसे कि आपका जो पानी है, वाटर, ठीक है, वो संसाधन जो अभी यूज होने के बाद दोबारा से हम यूज में ला सकते हैं, उनको बोलते हैं हम रिन्यूएबल संसाधन, क्योंकि ये किसी भी देश की प्रोग्रेस में बहुत ही ज्यादा योगदान देते संसाधन। कोई देश कितना ज्यादा रिच है किसी संसाधन के मामले में, वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा योगदान देता है। तो इसलिए यहाँ पर संसाधन देखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो वो सभी संसाधन जिनको दोबारा से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, वो संसाधन हमें जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर हम लोगों की बात करें जो बड़े बड़े पर्यावरण का अध्ययन करने वाले लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, उन्होंने हमें क्या बोला है, उन्होंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यानी एक आपको लाइन बोल रही हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से क्या लिया है, उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है। ये बात ध्यान रखना कि हमें जो मिला है वो हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में हमको नहीं मिला है, हमने इसे अपने बच्चों के लिए क्या लिया है, अपने बच्चों के लिए हमने इसे उधार में लिया है। इसका मतलब ये है कि जो चीजें, जो रिसोर्सेज हमें इस वक्त प्रेजेंट में मिले हैं, उनको हमें खाकर खत्म नहीं कर देना है, उनको यूज करके खत्म नहीं कर देना है, हमें सिर्फ इतना यूज करना है ताकि हम आगे अगली जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी वो रिसोर्स दे पाए। आपने काफी टाइम पहले एक एड आई थी, उसमें देखा होगा कि एक कार होती है, उस कार में एक बच्चा होता है, अपने पापा के साथ बैठा होता है, तो ट्रैफिक जैम वाली कंडीशन होती है, तो उस वक्त कार जो है वो स्टार्ट ही रखता है, तो बच्चा कहता है कि मैं तो बड़ा होके क्या काम करूंगा, मैं तो साइकिल ठीक करने का काम करूंगा। तो उसके पापा कहते हैं कि क्यों भाई, ऐसा काम क्यों करेगा तू? तो कहता है देखो ना, अब रिसोर्सेज तो खत्म हो ही जाएंगे, तो क्या होगा, वापस से सब लोग साइकिल पे आ जाएंगे, तो वही तो काम करना पड़ेगा। तो ये कितना अच्छा मैसेज था, ये बताने के लिए कि रिसोर्सेज जो है उनको आपको देखकर यूज करना है। हाँ, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं कि जो कार है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो आपका रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स लग ही रहा है ना। कोई भी चीज होगी उसके पीछे नेचुरल रिसोर्स आ ही रहा है किसी न किसी तरीके से। तो क्यों ना आप इस चीज को सोचें। तो जो चीज आपको मिली है उसको नष्ट नहीं करना है, उसको अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज कही गई है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो वो तो उसकी कंडीशन खराब है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें जो भूम जल है, या फिर कह सकते हैं अंडरग्राउंड जो आपका वाटर है वो कम होने लगा है, उसका जो लेवल है वो डाउन होने लगा है। कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर तो खत्म ही हो गया। तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो बोल ही दिया है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो तो खत्म हो गया है। तो वो सारी सिचुएशन लोगों को समझनी चाहिए, और जो पानी वगैरह है उसका थोड़ा सा देख के यूज करना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ पर उद्योगों की, यानी इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज किसी भी देश का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही बड़ा योगदान होता है इंडस्ट्रीज का किसी देश की डेवलपमेंट में। डेवलप्ड कंट्रीज के पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती है। इसके अलावा एक निशानी और होती है, इंडिया में बाहर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बहुत सारी कंपनी आ रही हैं, और ये सब किस पर्पज से आ रही है, लाभ कमाने के पर्पज से, ठीक है। तो इस लाभ में कुछ लोगों को क्या हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। जैसे लाभ में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी शेयर हो रही है, और जो रिलेशन है वो भी अच्छे बन रहे हैं, हमारे देश को जो है पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो कि नेगेटिव भी हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं इस नई टेक्नोलॉजी या नई कंपनीज के आने की वजह से, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो किसी भी चीज के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। अच्छा एक वो जिसको कह सकते हैं आप, अच्छी डील वो होती है जिसमें आपको फायदा ज्यादा और नुकसान कम हो। तो इस तरीके से हमें सिर्फ इस चक्कर में एक ही चीज याद रखनी है, इन सारी सिचुएशन के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, या फिर इस
टॉपिक को पढ़ने के बाद एक चीज समझ आता है कि जो हम हैं, ह्यूमन जो हैं, उनके पास क्या है, माइंड है, और इस माइंड का हमें बिल्कुल सही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए, और खुद को हमें क्या बना के रखना चाहिए, अवेयर, यानी जागरूक नागरिक हमें होना चाहिए। ठीक है, जागरूक इंसान भी और जागरूक नागरिक भी। ठीक है, बहुत फर्क है इन दोनों सिचुएशन में। इंसान और नागरिक, नागरिक होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री का रहने वाला, ठीक है, जिसको उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने की वजह से कुछ ना कुछ राइट्स मिले हुए हैं, यानी कुछ ना कुछ अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, कि अगर आपके साथ कोई सिचुएशन आती है खराब, तो आप उस देश के नागरिक होने के नाते प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और एक इंसान, जैसे कहते हैं, तो इंसानियत की बात है, चाहे आप इंडिया में रहें चाहे किसी भी देश में रहें, तो आपको वो पर्टिकुलर चीज फॉलो करनी चाहिए। तो ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना तो बिल्कुल भूलना मत, और शेयर भी कर देना। साथ ही में एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसको भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें काफी सारे लिंक्स मेंशन है, उन पे आप जाके जो भी आपको ठीक लगे वीडियो वो आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।